दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया के लगभग सभी लोग खत्म हो चुके थे। तब सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी, जिसके साथ उसका एक स्टूडेंट था। अब ये दोनों मिलकर कैसे एक बच्चा पैदा करते हैं और वापस जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हम जिम्मी जहरीले नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक मैकेनिक के साथ किसी गाड़ी को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ का रेडियो बजने लगता है, जिसमें खबर आ रही थी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लेकिन तभी वो मैकेनिक उस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब बकवास है। अगर सभी लोग मरने ही वाले हैं तो मैं मुट्ठी मारकर मरना चाहूँगा। इसके बाद हम मेलवा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बाप से मिलने के लिए दूसरे शहर जा रही थी। जब वो अपने बाप के शहर पहुंचती है तो वे अपना फोन निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। इसके बाद वो अपने बाप से मिलती है, जो एक गुफा के अंदर रहता था। एल्वा पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाप कहता है कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। धीरे धीरे यहाँ का तापमान बदलते जा रहा है, जैसे प्रकृति हमें कह रही हो कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। एल्वा पूछती है कि इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हो, जिस पर उसका बाप उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगता है। अब अपने बाप से मिलकर एल्वा वापस शहर में आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात जिम्मी जहरीले से होती है। हम देखते हैं कि एल्वा जिम्मी की इंग्लिश टीचर है। वहीं पर जिम्मी की माँ भी होती है, जिसे एल्वा कहती है कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और जल्दी ही वे अंग्रेजी भी सीख जाएगा। इसी दौरान वहाँ पर कुछ आवारा बच्चे आते हैं और जिम्मी से कहते हैं कि काले ये क्या घूर रहा है, जिस पर जिम्मी की माँ उन्हें कहती है, भिसी वालों यहाँ पर आओ, मैं बताती हूँ। ये सुनकर वह लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आगे एल्वा अपने घर पर आती है, जहाँ वह देखती है कि उसका बाप वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से बार्सिलोना जा रहा हूँ। एल्वा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप नहीं रुकता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिम्मी जहरीले को देखते हैं, जिसे उन लड़कों ने पकड़ लिया था और अब वे उसकी पिटाई कर रहे थे। वो उसे उठाकर तालाब में फेंकने ही वाले थे कि तभी एल्वा वहाँ से गुजर रही होती है और उन्हें देख लेती है। वो जिम्मी को बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक वे उसे तालाब में फेंक चुके होते हैं। तभी एल्वा भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाती है। हम देखते हैं कि जिम्मी धीरे धीरे गहराई में जाने लगता है और उसके पीछे एल्वा भी होती है। वहीं बाहर बहुत तेज लाल रंग की बिजली कड़क रही थी, जिसे रेड स्टॉर्म कहा जाता है। ये बिजली जमीन के साथ साथ पानी में भी गिरने लगती है, पर क्योंकि जिम्मी और एल्वा पानी में बहुत नीचे थे तो उन्हें इसका पता नहीं चलता। कुछ देर बाद जब एल्वा जिम्मी को बचाकर ऊपर लेकर आती है तो वह देखती है कि पूरा आसमान लाल हो चुका है। साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जिसने लगभग सभी चीजों को खत्म कर दिया है। एल्वा जिम्मी को होश में लाती है और ये दोनों देखते हैं कि हर जगह पर बिजली कड़क रही है। इसके बाद वे दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वे देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और वहाँ रहने वाले सभी इंसान मारे जा चुके हैं। तभी जिम्मी भागकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है और देखता है कि उसकी माँ की लाश मलबे के नीचे दबी हुई है। जिम्मी ये देखकर बहुत रोता है, लेकिन जैसे ही एल्वा उसे पीछे खींचती है, उस बिल्डिंग में एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है। अब एल्वा को पता चल चुका था कि शहर में कुछ नहीं बचा, इसलिए वह जिम्मी को लेकर अपने बाप की बनाई हुई गुफा में आ जाती है। वह जिम्मी को कुछ कपड़े और कंबल देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। अगली सुबह वे दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एल्वा अपने घर पर आती है और देखती है कि उसका घर भी तबाह हो चुका है। फिर वे अपने फार्म हाउस आती है और फोन निकालकर अपने बाप को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा होता। तभी वो जिम्मी से कहती है कि तुम रेडियो चेक करो और खुद लैपटॉप चेक करने लगती है, लेकिन उसका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा था। आगे वह सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और अपने बाप को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप फोन नहीं उठाता। अब एल्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आगे वे दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तभी जिम्मी एक पुलिस कार के पास जाता है और उसकी डिक्की से एक बंदूक निकालता है, लेकिन एल्वा वहाँ आकर उसे वापस रख देती है और कहती है कि अब हम बार्सिलोना जा रहे हैं। एल्वा की नजर एक स्कूटर पर पड़ती है,
वह उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। ये दोनों वापस एल्वा के घर आ जाते हैं, जहां एल्वा अपनी चोट पर पट्टी करती है। इसके बाद वो अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वो बताती है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और बस मैं और ये काला बच्चा जिम्मी ही जिंदा बचे हैं। आगे वो अपने बाप की डायरी पढ़ने लगती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसका बाप बिल्कुल सही कह रहा था। हम इंसानों ने प्रकृति की खूब गड़बड़ी की है और अब प्रकृति हमसे बदला ले रही है। एल्वा अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। वह कहती है कि यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। इसके बाद वह सब कुछ बंद करके सो जाती है। रात में जिम्मी उसके पास आता है और देखता है कि एल्वा की हालत खराब हो रही है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्वा कोई जवाब नहीं देती। तभी वो उसकी चोट देखता है और समझ जाता है कि एल्वा को इन्फेक्शन हो गया है। एल्वा कहती है कि मुझे एंटीबायोटिक चाहिए। जिम्मी कहता है कि मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन एल्वा उसे अकेले बाहर जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि सुबह मैं खुद ले आऊंगी, लेकिन जिम्मी फिर भी बाहर चला जाता है और दवाई लाने के लिए निकल पड़ता है। जिम्मी को डर लग रहा था, क्योंकि वो कभी भी अकेला कहीं नहीं गया था, लेकिन एल्वा की जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ा। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिम्मी वो दवाई लेकर आता है और एल्वा को इंजेक्शन देता है। इसके बाद वो बाहर आकर अपने पुराने घर को देखने लगता है, जहाँ वह अपनी माँ के साथ रहता था। फिर वह गैराज में जाकर उस ट्रैक्टर को देखने लगता है जिसे वे पहले ठीक कर रहे थे। वहीं एल्वा की आंख खुलती है और वह देखती है कि उसका जख्म ठीक हो चुका है। तभी जिम्मी उसके पास आता है और उसे गले लगाकर तुम ठीक हो गई। रात को फिर से एल्वा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करती है और कहती है कि मुझे कैसे भी करके बार्सिलोना पहुंचना ही है। फिर अगली सुबह जब जिम्मी जहरीली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एल्वा वहाँ से गायब थी। तभी उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है, जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर जिम्मी डर जाता है। उसे लगता है कि शायद एल्वा के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी वो साइकिल लेकर उसे इधर उधर ढूंढने निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे एल्वा भी वहाँ पर मिल जाती है। जिम्मी उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर एल्वा कहती है हाँ, मुझे क्या होगा। तभी जिम्मी की नजर एल्वा की थाई पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ पर खून लगा हुआ था। जिम्मी कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, तुम्हारी गुफा में से तो खून निकल रहा है। तभी एल्वा हंसते हुए कहती है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। जिम्मी पूछता है ये पीरियड क्या होते हैं। एल्वा कहती है जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उनकी पिंकी में से महीने में एक बार खून आता है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। जिम्मी कहता है अच्छा, मतलब अब तुम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो। एल्वा कहती है हाँ। जिम्मी पूछता है क्या तुम्हें बच्चे चाहिए, जो कहकर वो उसकी चूचियां दबाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी एल्वा उसे रोक देती है और कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन हम जिम्मी जहरीले को देखते हैं, जो एक बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी एल्वा वहाँ पर आती है और पूछती है तुम्हें ये बंदूक कहाँ मिली। जिम्मी कहता है पुलिस वालों की कार में। एल्वा कहती है इसे वापस रखाओ। जिम्मी कहता है नहीं, इस धरती पर सिर्फ मैं ही मर्द बचा हूँ और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है, जो कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और अब एल्वा भी समझ चुकी थी कि उन दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए अब इन दोनों को अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी। आगे एल्वा अपने बाप की डायरी पढ़कर सीखती है कि उसे पौधे कैसे उगाने हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है। साथ ही वो ये सारी चीजें अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर रही थी। अब काफी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जिम्मी जहरीला अब जवान हो चुका है। उसने अपनी बॉडी भी बड़ा बना ली थी, जिसे देखकर एल्वा हमेशा गिल्ली हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल कर लेती थी। उधर जिम्मी तो हमेशा से ही एल्वा को पाना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में बात कर सके। फिर एक दिन हम एल्वा को देखते हैं, जो पौधों को पानी दे रही थी। वहीं जिम्मी दूरबीन से इधर उधर देख रहा था। तभी एल्वा वहाँ पर अपने कपड़े बदलने लगती है, जिसे जिम्मी भी देख लेता है और उसकी चूचियों को देखकर उसके शरीर में आग लगने लगती है। वहीं एल्वा भी कम नहीं थी, वो जब भी कोई काम करती मदद के बहाने जिम्मी को अपने पास बुलाती, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को छूने लगते। लेकिन अब जिम्मी की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी।
इसलिए वह मौका देखकर एल्वा को किस कर लेता है और वहां से भाग जाता है। वहीं एल्वा को भी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। आगे रात होते ही वहां बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे इनका गार्डन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। वहीं एल्वा गार्डन को ठीक करने आती है और तभी उसके पीछे पीछे जिम्मी भी आ जाता है। एल्वा देखती है कि उनका पूरा गार्डन तबाह हो चुका था, इसलिए वह जिम्मी से कहती है सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह होते ही एल्वा ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है। वहीं जिम्मी भी ट्रैक्टर को लेकर आता है, जिसे उसने ठीक कर दिया था। अब ये देखकर एल्वा बहुत खुश हो जाती है और जिम्मी जहरीले को गले लगा लेती है। आगे ये दोनों ट्रैक्टर में बैठते हैं और बार्सिलोना के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दिन ट्रेवल करने के बाद ये लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचते ही एल्वा बार बार अपने बाप को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप अभी भी फोन नहीं उठा रहा था। अब आखिर में एल्वा मान लेती है कि उसका बाप अब मर चुका है। लेकिन वहीं जिम्मी कहता है इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते, हम उन्हें ढूंढते रहेंगे। आगे पूरा शहर घूमने के बाद ये दोनों बार्सिलोना के स्टेडियम में आते हैं। जिम्मी देखता है कि ये पूरा स्टेडियम तबाह हो चुका था, जिसके बाद वह एक फुटबॉल निकालकर खेलने लगता है। वहीं एल्वा ऑडियंस में बैठकर उसके लिए चीयर करती है और तभी जिम्मी अपना पहला गोल मारता है। एल्वा कहती है तुम ये वापस करो, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। फिर जिम्मी दोबारा गोल करता है और एल्वा उसे रिकॉर्ड करने लगती है। आगे जिम्मी अपनी टी शर्ट ऊपर करके खुशी से नाचने लगता है। तभी एल्वा उसके शरीर को देखकर फिर से गीली हो जाती है। जिम्मी को लगता है कि अब तो मैं इससे घुड़ी बनाकर ही रहूंगा, लेकिन तभी एल्वा खुद को कंट्रोल कर लेती है और वहां से चली जाती है। रात होने पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। तभी एल्वा जिम्मी से कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे घोड़ी बनाना चाहते हो और शायद मैं भी यही चाहती हूँ। जो कहकर वह जिम्मी जहरीले को चूमना शुरू कर देती है। अब जिम्मी भी फॉर्म में आ जाता है और उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। उस रात के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर टाइम बीतता है और ये समुंदर के किनारे अपना एक घर बनाते हैं और वहीं पर जीवन बिताने लगते हैं। तभी एक दिन एल्वा जिम्मी से कहती है वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर जिम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे एल्वा लाइब्रेरी से चाइल्ड बर्थ की कुछ किताबें लाती है ताकि उसे पता चल सके कि बच्चे को कैसे पैदा करना है। वहीं जिम्मी अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लाता है। फिर एक रात जब एल्वा अपने बाप की डायरी पढ़ रही थी तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो उठकर जिम्मी के पास जाती है और कहती है मेरा लेबर पेन शुरू हो चुका है। तभी जिम्मी उसे आराम से टेबल पर लिटा देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर बच्चे की डिलीवरी करते हैं। हम देखते हैं कि एल्वा को एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग काई रखते हैं। अब बच्चा होने पर ये दोनों बहुत खुश थे और दिन रात उसी के साथ रहते थे, सिर्फ उसी के साथ रहते थे। फिर एक दिन एल्वा को समुंदर के अंदर एक बोट दिखा देती है। एल्वा उसको देखकर चिल्लाने लगती है और उसे लग रहा था कि शायद उस बोट में कोई हो सकता है। वो जिम्मी को वहां पर बुलाती है, लेकिन उस बोट को देखने के बाद जिम्मी कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ में खुश हैं। लेकिन एल्वा उसकी नहीं सुनती। उसे लग रहा था कि शायद बोट पर उसका बाप है। आगे वह समुद्र के किनारे एक आदमी को देखती है और उसे लगता है कि ये उसका बाप हो सकता है, पर देखने पर वह आदमी कोई और होता है। आगे जब उस आदमी को होश आता है तो वह बताता है कि मेरा नाम जॉनी दलाल है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहता है कि मैं एक आइलैंड पर रह रहा था और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं यह बोट लेकर लोगों को ढूंढने निकल जाता था। अब तुम लोग मिल गए तो मैं खुशी खुशी वापस जा सकता हूँ। पर कभी एल्वा कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन जिम्मी जहरीले को यह बात अच्छी नहीं लगती। अब उसका सड़ा हुआ मुंह देखकर जॉनी भी समझ जाता है कि ये मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहता, इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आइलैंड पर ही ठीक हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों से गले मिलता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब ये देखकर उन दोनों को उस पर तरस आ जाता है और यह जॉनी को यहीं पर रोक लेते हैं। आगे जॉनी दलाल इन्हें कई तरह की चीजें सिखाता है क्योंकि वो इन सब में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। लेकिन जब भी जॉनी एल्वा के करीब होता जिम्मी की जलकर कोई हला हो जाती। फिर एक दिन जब एल्वा अपने बच्चे को दूध पिला रही थी
तभी जॉनी दलाल उसे छुपकर देख रहा था। तभी वहां पर जिम्मी आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉनी कहता है कि मैं मुठ मार मार कर परेशान हो चुका हूँ। अगर मुझे कोई गुलाबी मिल जाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तभी जिम्मी उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी बोट अब तैयार हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। अब ये बात जॉनी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार मेरी बोट पर चलोगे, मैं तुम्हें अपनी बोट दिखाना चाहता हूँ। अब एल्वा उसकी बात मान जाती है और वो सभी जॉनी की बोट पर जाकर मस्ती करने लगते हैं। आगे जॉनी उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। अब जिम्मी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन एल्वा के कहने पर वो रुक जाता है। आगे जॉनी प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाता है और ये सभी उस फिल्म को देखने लगते हैं। अगली सुबह जब जिम्मी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये लोग समुंदर से काफी दूर तक आ चुके हैं। जिम्मी कहता है कि ये भस वाला जॉनी गद्दार है। वो एल्वा को उठाने के लिए जाता है, पर तभी जॉनी उस पर हमला कर देता है और उसे समुंदर में गिरा देता है। तभी वहां पर एल्वा आती है और जिम्मी को पानी में देखकर वो भी समुंदर में कूद जाती है। फिर जब वो उसे बचाकर ऊपर लेकर आती है तभी वो देखती है कि जॉनी दलाल वहां से जा चुका है और उसकी बोट पर उसका बेटा भी था। आगे वो दोनों वहां से अपने घर पर वापस आते हैं और हम देखते हैं कि जिम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि जॉनी उनके बच्चे को लेकर कहाँ गया होगा, जिसके बाद ये लोग पता लगाने लगते हैं कि जॉनी दलाल कौन से आइलैंड पर रहता है। आगे जिम्मी अपनी एक पुरानी बोट को ठीक करता है, पर तभी एल्वा वहां पर आती है और कहती है कि जॉनी अपने साथ शहद लेकर आया था, इसलिए हमें एक ऐसे आइलैंड का पता लगाना होगा जहां पर शहद ज्यादा होती है। इसके बाद एल्वा काफी सारी किताबों को पढ़ती है और फाइनली उसे उस आइलैंड का पता चल जाता है। अब ये लोग अपने बच्चे को लाने के लिए निकल पड़ते हैं और काफी दिनों के सफर के बाद वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि जिम्मी जहरीला अपने साथ एक बंदूक भी लाया था। आगे ये लोग उस आइलैंड पर आते हैं जहां पर इन्हें काई के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों छुपकर देखते हैं कि इनका बच्चा कहां पर है और तभी वहां पर जॉनी भी आ जाता है। एल्वा जिम्मी से कहती है कि इसकी गाइड पर गोली मार। जिम्मी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये आदमी यहाँ पर अकेला है, अगर हमने इसे मारा तो हम लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो कहता है कि मैं जॉनी दलाल के पीछे जाता हूँ और तुम जाकर काई को संभालो। लेकिन एल्वा जैसे ही के पास जाती है वो देखती है कि उसने काई को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। एल्वा उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं खोल पाती। उधर जिम्मी जॉनी का पीछा कर रहा था, पर तभी वहां पर एल्वा आती है और कहती है कि उन्होंने हमारे बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया। जिम्मी कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं काई को निकाल कर लाता हूँ। लेकिन तभी उसे काई के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वह पीछे मुड़ जाता है। इसी दौरान जॉनी दलाल वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। वो एल्वा पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। आगे वो उन दोनों को बांध देता है और उन्हें कहता है कि मैं तो तुम दोनों के साथ प्यार से रहना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करी। एल्वा कहती है कि अगर तुम मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो तो हम लोग फिर से एक साथ रह सकते हैं। अब ये सुनकर जॉनी एल्वा को आजाद कर देता है और उसे नीचे ले जाता है। कहता है कि जब जब मैं कहूँ तुम्हें अपने बच्चे को रुलाना होगा, क्योंकि जब यह बच्चा रोता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहकर वो एल्वा को पिंजरे की चाबी दे देता है। आगे एल्वा काई को बाहर निकालती है और उसे दूध पिलाने लगती है। वहीं जॉनी भी एल्वा को देखने लगता है और उसे कहता है कि थोड़ा दूध मेरे लिए भी बचा देना। आगे वो जिम्मी को देखने ऊपर आता है, पर तभी पीछे से एल्वा काई को लेकर भाग जाती है। लेकिन जॉनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो जिम्मी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। आगे जब जिम्मी बेहोश हो जाता है तब जॉनी एल्वा के पीछे जाने लगता है। उसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो वह उस आवाज के पीछे भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि एल्वा ने उसका चूल्हा काट दिया। उसने बच्चे के रोने की आवाज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रखा था। उधर एल्वा भागकर जिम्मी के पास आती है और उसे आजाद करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर जॉनी आ जाता है। एल्वा जॉनी को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि अब तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। जॉनी कहता है कि साली तूने मुझे धोखा दिया। ये कहकर वो उसके पैर पर गोली मार देता है।
उधर जिम्मी एक चाकू से खुद को आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो जॉनी के पीछे आकर उसे चाकू मार देता है। पर तभी जॉनी भी उससे लड़ने लग जाता है। वहीं एल्वा उस बंदूक को उठा लेती है और जॉनी से कहती है कि बस कि अब तू गया। पर तभी जॉनी उसे एक खूंसे में ही नीचे फेंक देता है। तभी जिम्मी एक जार से जॉनी पर हमला कर देता है, लेकिन वहीं जॉनी भी जिम्मी को गोली मार देता है। अब क्योंकि जॉनी ज्यादा घायल हो चुका था तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आगे जिम्मी काई के पास आता है और उसे आखिरी बार गले से लगाता है। तभी वहां पर एल्वा आती है और जिम्मी वहीं नीचे गिरकर मर जाता है। अब जिम्मी को मरा हुआ देखकर एल्वा बहुत रोती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को पानी में बहा देती है और अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाती है। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हम काई को देखते हैं, जो बड़ा हो चुका है। वो दिन भर फुटबॉल खेलता है, जो उसकी बाप को भी बहुत पसंद था। तभी वहां पर एल्वा आती है और उसे फोन में उसके बाप की वीडियोस दिखाती है। अब अपने बाप को देखकर काई बहुत खुश होता है। और दोस्तों, इसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।